हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है अमन कुमार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डेमो लेक्चर में। आज का अपना टॉपिक है हेलो एलेन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी को और बहुत 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 बड़ा वेलकम है आप सभी को अपने इस डेमो लेक्चर में। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन। जैसा कि अपन जानते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। ओके, तो अपन जैसे कि बैकवर्ड क्लास मतलब क्लास 11th एंड क्लास 12th में अपन पढ़ के आए हैं, जो कि ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर था उधर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है जीओसी। और सेकंड चैप्टर उसका क्या आता है, आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या आता है? हाइड्रोकार्बन्स। जो बेसिक्स अपने ऑर्गेनिक के तैयार करता है वो चैप्टर होता है जीओसी। और उसके बाद जैसे जैसे फॉरवर्ड अपने को चैप्टर्स बनाने होते हैं तो बेसिक्स रिएक्शंस जो आती है वो आती है आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो एज अपन फर्दर क्लासेस में देखेंगे जो कि जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन भी आपको कवर करवाया जाएगा। और आज का जो थोड़ा सा अपन बेसिक्स वगैरह जो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के और एमओपी है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वगैरह हेलो एल्केन के थोड़ा बहुत अपन इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स फॉर द नीट एग्जामिनेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले बेसिक्स क्या होते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स के। ओके, तो बेसिक्स अपन आज देखते हैं। पहले तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मतलब, इसकी डार्क आ रहा है, थोड़ा सा ओपन करते हैं। हेलो का मतलब हेलोजन। ओके, अभी भी डार्क है थोड़ा सा। और एल्केन का मतलब है चेन ऑफ कार्बन। ओके, सेम ही इसी तरह हेलो एरीन्स का मतलब है हेलोजन एंड एरीन्स का मतलब है बेंजीन रिंग, जो कि किसकी होती है? कार्बन। 6 कार्बन रिंग होती है अपनी। कौन? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। सबसे पहले बेसिक्स अपन ने पढ़ लिया हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। तो जो ये कार्बन की चेन को अपन और क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन अपन सबने क्लास 12th में बेसिक्स जब स्टार्ट होते हैं तब पढ़ाया जाता है एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन और कुछ नहीं होता, ओनली लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन्स अपन जैसे भी पढ़ने जाते हैं तो हाइड्रोकार्बन अपन चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन से कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो लास्ट जब भी किसी कार्बन से H हटाया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा कंपाउंड लगाया जाता है, मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए या या आपका फंक्शनल ग्रुप, जैसे यहाँ पे अपन हेलोजन पढ़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, NO2 है, NH3 है, अमोनिया वगैरह बहुत कुछ आता है। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। अगर कार्बन में से H हटा के कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो नया कोई कार्बन फॉर्म होता है और उस नया कोई कंपाउंड फॉर्म होता है और उस कंपाउंड की खुद की ही अपनी प्रॉपर्टीज चेंज होके आती है। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। बट यहाँ पे अपने को क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन से ही सीख लेते हुए अपने को यहाँ पे पढ़ना है लॉन्ग चेन ऑफ एलिफेटिक चेन होगी, उसमें से अपने को एक H रिमूव करके यहाँ पे क्या ऐड करना है? हेलोजन ऐड करना है। क्या करना है? हेलोजन ऐड करना है। जो हेलोजन को अपन फॉर्म बोलते हैं X की फॉर्म में बोला जाता है। ओके, तो यहाँ से मैं ये चीज रिमूव कर देता हूँ। अपन ने समझ लिया कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। ओके, चलिए तो अपन समझते हैं कि भाई कैसे बनता है हेलो एल्केन। कैसे बनता है हेलो एल्केन? कैसे बनता है हेलो एल्केन? जस्ट देखिए, ये C है, ये C है, ये C है। यहाँ पे अपन
H लगा देते हैं, यहाँ पे भी अपन H लगा देते हैं, यहाँ पे भी अपन H लगा देते हैं। जो नॉर्मली H जो होता है ना, वो एक साधारण सा बंदा है। क्या है? साधारण सा बंदा, मतलब इसको कोई ज़्यादा माथाकोड़ी नहीं है। कोई दूसरा एलिमेंट आके, मतलब कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके बोलेगा कि भाई तू हट जा, क्या बोलेगा? H को बोलेगा भाई तू हट जा, मैं यहाँ पे अपना एक बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। तो ये बंदा सीधा साधा है, तो ये बोलेगा कि भाई सर मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप आ जाइए। तो ये भाई साहब H हट गए, तो यहाँ पे अपने आ गए हेलोजन साहब। हेलोजन साहब क्या होते हैं? हेलोजन साहब नेगेटिव इन नेचर होते हैं, इनके पास लोन पेयर साहब होता है। सबसे पहले हेलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर होने के कारण इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी होता है। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब भी यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाना चाहेगा, जैसे ही H हटा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? X अटैच होके CH3 CH2 CH2 एंड कितने 3 कार्बन वो थे और एक कार्बन एंड ये X आपका अटैच हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। क्या बन गया बच्चों? हेलो एल्केन बन गया। ओके, तो ये कैसे बनता है हेलो एल्केन? सेम हाइड्रोकार्बन का ही कंसेप्ट है। हाइड्रोकार्बन में भी अपन एक H हटा देते या कुछ और ऐड कर देते। तो यहाँ पे बट हेलोजन मतलब क्या होता है? हेलोजन। और एल्केन मतलब क्या होता है? लंबी एक कार्बन चेन, जिसको एलिफेटिक चेन भी बोलते हैं। और यहाँ से ये X, जैसे ही H साहब हटेंगे, यहाँ पे अपने हेलोजन साहब आएंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। ओके बच्चों, अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं वो देखिए। ओके, अब हेलो एरीन्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखिए। हेलो एरीन्स अपन ने क्या पढ़ा? अपना एक ये साहब बैठे हैं, कौन? ये अपनी क्या है? बेंजीन रिंग है। क्या है? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के कार्बन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। ओके, अब जैसे भी यहाँ से सेम H, अपना भाई साहब सीधा साधा बंदा H, तो H भाई साहब हटेंगे और X भाई साहब तो रेडी होते हैं अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये HX यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे X जैसे ही हेलोजन यहाँ पे अटैक कर लेगा, अटैक करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा? जो ये साइक्लिक फंक्शन साइक्लिक होता है, साइक्लिक होने के कारण अब ये यहाँ पे X अटैच हो जाएगा। अटैच होने से ये क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। क्या बन जाएगा? हेलो एरीन। समझ आता है बच्चों? हेलो एरीन, हेलो एल्केन क्या होते हैं? बेसिक्स अपन ने देखे कि भाई GOC से हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, ये सब 11th-12th कंटिन्यूएशन ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ये अपन थर्ड चैप्टर, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड चैप्टर माना जाता है, ये अपने को पढ़ना होता है। तो थर्ड चैप्टर यही होता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अपन आगे मूव करते हैं। आगे क्या था अपना? यूजेज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। अपन ने बेसिक इसके चैप्टर का नाम क्या था वो समझ लिया है, ठीक है? चैप्टर का नाम अपन ने समझ लिया कि हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों को आई होप समझ आया होगा। ओके, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स समझ लिया है। अब अपना यूजेस, जैसे भी अब आपको नीट में सिलेक्शन वगैरह चाहिए होता है, तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप NCERT से स्टिक रहें। क्या रहें? NCERT से आप लोग स्टिक रहें। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई NCERT पूरी लाइन बाय लाइन आप एक बारी गो थ्रू कर ले। नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? NCERT गो थ्रू कर दे। और मेरा यही होता है कि भाई एज ए केमिस्ट्री एजुकेटर कि अपन NCERT में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मतलब आपका जैसे अब मैं यहाँ पे आपकी यूजेस बताने वाला हूँ ना, कोई बच्चा ध्यान से NCERT नहीं पढ़ता है, बट यहाँ से ही जो टीचर्स होते हैं यहीं से क्वेश्चन बना देते हैं कि भाई आपने छोटा छोटा एकदम माइनर सा पार्ट पढ़ा नहीं है, पर NCERT में इतनी माइनॉरिटी से सब कुछ लिखा गया है ना कि आपको वो पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो एज NCERT का आप जैसे ही फर्स्ट पेज खोलोगे अपना क्लास 12th का, आप खोल दीजिए। जैसे ही क्लास 12th का आप फर्स्ट पेज खोलेंगे ना, तो आपके NCERT का जो पहला पेज है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का, तो उस पर आपका 3 नाम दिए हुए हैं, देखना ध्यान से। ओह सॉरी,
क्लोरेम्फिकिनॉल, क्लोरेम्फिकिनॉल, क्लोरेम्फिकिनॉल। ये क्लोरेम्फिकिनॉल आपका लिखा हुआ है एक तो, ठीक है, एक आपका लिखा हुआ है क्लोरोक्विनीन। क्या लिखा हुआ है? क्लोरोक्विनीन। ओके, और ये दोनों क्या होते हैं? अब ये दोनों आपके मेडिकल पर्पसेस, जैसे भी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सबसे पहले क्लोरोएम्फिकिनॉल क्या होता है? क्लोरोएम्फिकिनॉल क्या होता है? क्योर करने में कौन सा? थायराइड फीवर। क्या होता है? थायराइड फीवर क्योर करने में हेल्प करता है। क्या करता है? क्योर करने में। क्योर थायराइड फीवर किससे होता है? आप जानते ही होंगे, आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, क्लास 12th में ही आपका 8 चैप्टर है बायो का, तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या? आपका साल्मोनेला टाइफी होता है। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी यानी बैक्टीरिया। पता है ना, साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। तो ये क्लोरोएम्फिकिनॉल किसको क्योर करता है? टाइफाइड फीवर को क्योर करता है, और जो कि बैक्टीरिया है, जो कि किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी से। ओके, तो ये इसको क्योर करता है। तो मतलब ये जो हेलो एल्कीन है, जो कि क्या है? हेलो एल्कीन हेलो एरिन्स का मिक्सचर है। इसमें भी लंबी लंबी चेन्स है, प्लस हेलो एरिन्स की भी चेन है। ओके, इसका स्ट्रक्चर अपन बना के देखते हैं बाद में, बट एज क्लोरोएम्फिकिनॉल स्ट्रक्चर आपके बेसिस नीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी एमएससी वगैरह एग्जाम्स होते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो क्लोरोएम्फिकिनॉल किसको क्योर करता है? थायराइड फीवर को क्योर करता है। और ये जो क्लोरोक्विनीन है, जो ये किसको क्योर करता है? ये क्योर करता है मलेरिया को। किसको क्योर करता है? मलेरिया। किसको? मलेरिया को क्योर करता है। और मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम। किससे होता है? प्लाज्मोडियम। ये भी आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में है। ये दोनों आपके 12th के पार्ट है, और कहीं ना कहीं बायो केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे ही अपने को ये साल्मोनेला टाइफी पता होगा, तो ये क्लोरोएम्फिकिनॉल क्या करता है? बैक्टीरिया को क्योर करता है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज आपकी कोई भी होगी उसको क्योर करेगा। और क्लोरोक्विनीन किसको क्योर करता है? जब भी आपके मलेरिया होते हैं तो उसमें जो भी आपको ड्रग वगैरह, मतलब ऐसे ड्रग्स नहीं, ओनली आपका जो दवाई दी जाती है उसमें जो ड्रग डाला जाता है वो क्लोरोक्विनॉन है, जो ये मलेरिया को आपके क्या करता है? क्योर करता है। तो आपको यूजेस समझ में आया, जो कि फर्स्ट आपको ये पता था। आप जनरली कोई बच्चा इतना डीप नहीं पढ़ता एनसीईआरटी, और कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से उठ के आ जाते हैं कि भाई बताइए कि कौन सा हेलो एल्कीन या कौन सा हेलो एरीन, मतलब इसको मतलब ये टाइफाइड फीवर को क्योर करता है। ये कभी जनरल एग्जामिनेशन आपके बायो में भी आ जाएगा कि कौन सा आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजेज हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अपन अब आगे पॉइंट मूव करते हैं। आगे अपना क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? आपके जैसे ही सेकंड पेज पे आप आते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ halogen atom, sorry, I mistakenly written down that number of halogen atoms. Okay, number of halogen atoms. चलिए, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में आपके कैसे क्लासिफिकेशन होता है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में? सबसे पहले ये देख लीजिए, CH3X, CH2H5X, या ये डाल दीजिए, या CH3 हटा दीजिए, H3 हटा दीजिए, या CX3, मतलब यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन पॉइंट से, CX, X एंड X। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एल्कीन। इसको सेम डाई हेलो एल्कीन। इसको ट्राई हेलो एल्कीन। समझ आता है बच्चों? ये क्या होता है? मोनो डाई हेलो। ये क्या होता है? मोनो डाई हेलो, ठीक है।
तो ये आपका मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन हो गया। अब इसमें हेलो एरिन्स में भी सेम पार्ट होता है। आगे देखिए, ये अपनी बेंजीन रिंग, इस पे एक एक्स है तो मोनो हेलो एरीन, और ये आपका दूसरा यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एस है, तो ये डाई हेलो एरीन। और ये तीसरा क्या है, ये ट्राई, आगे सेम ही है, हेलो एरीन है, और ये आपका मोनो वन। ठीक है, ये मोनो, डाई और ट्राई, ये किसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्स एटम, मतलब हेलोजन एटम कितने अटैच्ड हैं उस रिंग पे, उसके बेसिस पे अपन ने किया है क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। आप रिटर्न लाइन चाहें तो वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब अपन ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो आपने सबने पढ़ा ही होगा, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या होती है, sp2 sp sp3 एंड सो ऑन। अपन आगे जब भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन भी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को बांटा जाता है। ओके, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री आपने पढ़ा ही होगा। जैसे भी अपन डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री अपन बताते हैं, यहाँ पे हेलोजन की अपन को डिग्री बतानी है। क्या डिग्री बतानी है, हेलोजन की। एक कार्बन पे कितने हेलोजन अटैच है। जैसे इस कार्बन पे, जैसे ये R फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये R जो चेन है इसकी कंटिन्यूएशन में एक X जुड़ा हुआ है, एक R है यहाँ से 2 X जुड़े हुए हैं, और एक R है यहाँ से कार्बन चेन पे 3 X जुड़े हुए हैं। तो ये आपका 3 डिग्री कहलाएगा, ये 2 डिग्री कहलाएगा, और ये 1 डिग्री कहलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका अटैचमेंट के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाता है। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या है, sp3 है। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। मतलब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन में sp3 वाले केसेस को अपन देख रहे हैं। तो इसके सेकंड sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन में ही इसमें आपके एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेकंड एलाइलिक हैलाइड्स। क्या दिया हुआ है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए एलाइलिक हैलाइड मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड जुड़ा हो। किस, क्या एडजेसेंट यानी पास में कार्बन पे जो कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन का एक डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट यानी ये पास वाले कार्बन पे जब हैलाइड जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। आई होप आपको मतलब समझ आया होगा। तो मतलब इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, बट इस डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। तो इस कारण से इनके हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गए। तो sp3 के साथ ही अटैच है, तो इसके बेसिस पे अपन ने क्या एक टर्म डिस्क्राइब किया, एलाइलिक हैलाइड। सेम आगे चलते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में एक बेंजाइलिक हैलाइड भी होगा। क्या होगा, ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड भी होगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जस्ट एक बेंजीन रिंग बना दीजिए आप। ओके, बेंजीन रिंग बना दी, उसके ऊपर एक कार्बन जो जुड़ा हुआ है CH2, इसके साथ जो X जुड़ा है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो जैसा कि आपके बेंजीन रिंग पे एक कार्बन जुड़ा हुआ उसके साथ जो X जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कौन सा देखा, sp3 वाला देखा, जिसमें ये कार्बन क्या हो जाते हैं, sp3 वाले कार्बन के साथ जो X ग्रुप अटैच होता है उसमें अपन ने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है। ओके सर, समझ आता है बच्चों। ओके, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ द sp2, अभी अपन ने कौन से हाइब्रिडाइजेशन पे देखा, sp3 वाले पे। ऑन द बेसिस ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से आते हैं, जैसे यहाँ पे
कौन से दे, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब यहाँ पे आते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। कौन से आते हैं, विनाइलिक हैलाइड आते हैं। विनाइलिक हैलाइड मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसी के कार्बन के साथ जब X जुड़ा हो उसको क्या बोलेंगे अपन, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो ये sp2 वाला कार्बन था जो अपन ने पीछे देखा, कौन सा था, sp2 कार्बन के साथ ही जब X जुड़ जाए उसको क्या बोलेंगे अपन, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो एलाइलिक, अब एराइल हैलाइड क्या होते हैं, जैसे अपन ने ये तो ऑन द बेसिस ऑफ द sp2 देख लिया। अब सेम जैसे यहाँ पे ये हेलो एल्कीन की बात की क्लासिफिकेशन में, अब एरिन की, एरिन पे एराइल हैलाइड आते हैं, sp2 वाले क्या आते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है बच्चों, ये देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, जब इसी के साथ X जुड़ जाए, मतलब ये तो अपन ने देखा ना कि ये क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। जब इसी के ऊपर से जो H हटा के, जो कि अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था हेलो एरीन्स की टॉपिक में कि H हटा के X लग जाए, तो यही क्या होते थे, एराइल हैलाइड होते। तो ये अपन ने समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन कैसे समझा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द टर्म क्या था, ऑन द नंबर ऑफ दी एक्स एटम, क्या जितने एक्स एटम है उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था। और दूसरा किस पे क्लासिफिकेशन में अपन ने डाला, ऑन द बेसिस ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें अपन ने एलाइलिक हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड और विनाइल बेंजाइलिक हैलाइड, और ऑन द बेसिस ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सा देगा, एराइल हैलाइड देगा और विनाइल हैलाइड देगा। आई होप आपने क्लासिफिकेशन सब समझा होगा, यूजेस समझे होंगे, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स क्या होते हैं वो समझा होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है, गुड टू बी गो। अब आगे चलते हैं अपन, आगे अपना नॉमेनक्लेचर आता है। क्या आता है, नॉमेनक्लेचर। जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपके क्लास 11 का चैप्टर, वही सेम आपका नॉमेनक्लेचर पढ़ाता है, ठीक है। 11 का जीओसी आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाता है, बट यहाँ पे अपन इतना डीप में नहीं समझेंगे। यहाँ पे आपको बेसिक्स क्वेश्चंस के रूप में आपको नॉमेनक्लेचर में समझा देता हूँ कि क्या होता है, बट जब एज गो थ्रू अपनी क्लासेस होगी जो अपन आगे पढ़ेंगे, तब 11th में आपको जब जीओसी करवाया जाएगा तब आपको एकदम बेसिक जीरो से एकदम टॉप लेवल पे आपका नॉमेनक्लेचर कराया जाएगा। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर अपन बेसिक सा समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे अपन एग्जाम्पल से लेते हैं, एक CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आपका क्या अटैच है, X अटैच है। ये अपनी क्या है, एलिफेटिक चेन विच कंटेन्स द हेलोजन एटम, ओके। तो यहाँ पे अपना एक X जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या है, हेलोजन एटम है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ अटैच कार्बन है। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के पास वाले को क्या दिया जाता है नंबरिंग में, नॉमेनक्लेचर के 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन है, ओके। तो यहाँ से 3 कार्बन की चेन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपे। अब यहाँ पे कोई भी हेलोजन होगा तो प्रोपे प्रोपाइल हैलाइड जो भी हुआ, ओके। तो प्रोपाइल हैलाइड ये जो भी, अब ये कितने नंबर की है, n नंबर की चेन है। क्या है, n नंबर की चेन है। तो ये आपको फर्स्ट बेसिक समझाया है मैंने कि इसको क्या बोलते हैं, ओके। तो n प्रोपाइल ब्रोमाइड है, n प्रोपाइल आयोडाइड है, n प्रोपाइल क्लोराइड है या n प्रोपाइल फ्लोराइड है। तो वो यहाँ पे हेलोजन कौन सा लगेगा उसके बेसिस पे होता है। बट यहाँ पे अपन का क्या है, एक नॉर्मली हैलाइड, क्या है, नॉर्मली हैलाइड के है, उसी के ऊपर अपन ने लिखा है हैलाइड, ओके। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। बट इसका IUPAC नेम जब भी अपन लिखेंगे, यहाँ पे X में मैं क्या मान लेता हूँ, ब्रोमाइड मान लेता हूँ, ठीक है। तो 1 ब्रोमो क्या लिखोगे, IUPAC नेम 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे ANE क्यों आया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। अगर डबल बॉन्ड हो जाता तो ENE हो जाता, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाते तो YNE हो जाता। उसका भी नंबर अपन डिफाइन करते हैं कि कौन से नंबर पे ANE मतलब डबल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे सिंगल बॉन्ड है, कौन से नंबर पे YNE है। तो उसका नंबर अपन डिफाइन करते हैं जब भी इसमें आगे एग्जांपल्स में अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो आई होप समझ आया होगा आपको ये, ओके। तो अब अपन आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल पे, जो कि आपका है एक एराइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके।
तो अपना एक एराइल का एग्जांपल ले लेते हैं, Br। ओके, यहाँ पे अगर यूं भी हटा देते हैं तो आपका इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा कॉमन नेम, मेटा ब्रोमो बेंजीन। जबकि आयुपैक नेम क्या होगा, जबकि अब यहां से आपको जिस कार्बन से जुड़ा है उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो बेंजीन। समझ आता है आयुपैक नेम और कॉमन नेम क्या होते हैं। तो कॉमन नेम भी बहुत बारी पूछे गए नीट एग्जामिनेशन में, आपके 11th 12th के जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें, 11th में जो जीओसी है उसमें भी कॉमन नेम बहुत सारे बता रखे हैं। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स मैंने करवा के बताए जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कॉमन नेम प्लस आयुपैक नेम, जो कि आपके एनसीईआरटी का 3rd पेज पे नॉमेनक्लेचर है ना, उस पर ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो कॉमन नेम में अपन एक तो कॉमन नेम थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। कॉमन नेम क्या होता है, जनरली कॉमन नेम में सबसे पहला क्या आता है, एन आता है, जो कि क्या होती है, नॉर्मल, जो कि अपन ने अभी क्या पढ़ी थी, चेन पढ़ी थी ना, जो कंटिन्यू चेन होती है। तो एन प्रोपाइल या एन ब्यूटेन या एन इथेन, जो भी ये नॉर्मल चेन होती है। सेकंड कॉमन नेम में क्या आता है, आइसो। आइसो की चेन कौन सी होती है, ये CH3, ये CH3, मतलब 2 कार्बन एडजेसेंट पे जुड़े हुए हों, इसको क्या बोल देंगे, आइसो ब्यूटेन। क्या बोलोगे आप, आइसो ब्यूटेन। थर्ड क्या बोलोगे, नियो में क्या होता है आपके CH3 और CH3। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। ये आपके क्या हो जाते हैं, कॉमन नेम हो जाते हैं। ये आपके आगे 11th के जीओसी में भी है, यहाँ पे भी अपन ने बेसिक्स थोड़ा समझ लिया है कि एन क्या होता है, आइसो क्या होता है और नियो क्या होता है। तो अब आपका एक सेक भी होता है, क्या होता है, एक सेक ब्यूटाइल भी होता है। इसमें कॉमन नेम में क्या होता है, मैं ये नियो वाला हटा देता हूं, सेक भी होता है। सेक में क्या होता है, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, यहाँ से जो अटैच होता है ये आपका क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, सेक क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल हो गया। तो आपको मेरे हिसाब से नॉमेनक्लेचर समझ आ गया है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। यहाँ पे बेसिक्स अपन ने समझे एज जैसे अपन जीओसी में नॉमेनक्लेचर के जैसे भी फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करके उसके बेसिस पे अपन जैसे भी करते थे, उसमें अपन ने सेम यहाँ पे भी डिफाइन किया है। ओके, तो अपन ने नॉमेनक्लेचर समझ लिया कि क्या होता है। अब नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, इजी सा है। ऑन द बेसिस ऑफ अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स के बेसिस पे पढ़ा। विसिनल क्या होता है, विसिनल हमेशा कार्बन कार्बन के 2 आसपास हेलोजन एटम जुड़े हुए होते हैं। और जेमिनल क्या होता है, एक कार्बन की ऊपर नीचे आए बाएं 2 हेलोजन एटम जुड़े होते हैं, वो होता है जेमिनल। इसके जेमिनल के बेसिस पे आपका नॉमेनक्लेचर क्या बोला जाता है, जेमिनल के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर एल्काइलिडीन डाई हैलाइड बोला जाता है। और विसिनल के बेसिस पे आपका नॉमेनक्लेचर क्या बोला जाता है, एल्काइलिन हैलाइड, ओनली हैलाइड। वहाँ पे डाई हैलाइड है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं डाई हैलाइड और हैलाइड के बीच में। इसका नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप मैंने आपको क्लियर करवाया होगा, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा है। डन। अब CX बॉन्ड क्या होता है, नॉर्मली CX बॉन्ड जो अपन ये बॉन्ड बनाते हैं ना, CH3 CH2 और ये X, तो मतलब ये जो CX बॉन्ड बना है ना कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसका नेचर कैसा होता है, क्या होता है, नेचर कैसा होता है, तो पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव का नेचर होता है। हमेशा क्या होता है CX बॉन्ड में, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव का नेचर होता है। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव कौन होगा, हमेशा पार्शियली नेगेटिव कौन होगा, अपना X एटम होगा, और पार्शियली पॉजिटिव कौन होगा, अपना कार्बन एटम होगा। हमेशा पार्शियली चार्ज आएंगे, पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। अगर पूरा चार्ज ट्रांसफर होगा
तो उसकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएगी। इसीलिए पार्शियली, हमेशा पार्शियली नेगेटिव इस पे रहता है और पार्शियली पॉजिटिव इस पे रहता है। ये बेसिक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि CH बॉन्ड का चार्जेस कैसे बढ़ते हैं। पार्शियली नेगेटिव किस पे रहता है, हेलोजन एटम पे, और पार्शियली पॉजिटिव किस पे रहता है, कार्बन एटम पे, CH बॉन्ड। यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था आपके नीट 2022 एग्जामिनेशन में। नीट कौन से 2022 एग्जामिनेशन पे, अपना नीट 2022 एग्जामिनेशन, इसके नेचर के ऊपर PYQ है। ओके, नीट 2022 में क्या था, एक CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। ओके, अब यहां से जैसे भी डाउन टू ग्रुप आएंगे, क्या आएंगे, डाउन टू ग्रुप। अब यहाँ पे जैसे ही आप डाउन टू ग्रुप आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो आपका आएगा क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ओके, हमेशा अपन डाउन टू ग्रुप आते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ने के कारण उसकी क्या होती है, साइज में इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है, F, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो I के आपके साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी में कमी आ जाएगी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जो आपका जो लास्ट एटम निकालने के लिए, मतलब जो भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी, किस स्टेट में, गैसीय स्टेट में। ओके, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, जैसे ही सेल बड़े हो जाएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी नीचे हो जाएगी। सेल्स बड़े हैं मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूरी में है, तो अट्रैक्शन इतना रहेगा नहीं, ताकि अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा, मतलब अपनी तरफ तो खींच नहीं पाएगा ना, न्यूक्लियस किसका आएगा, न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा और इजीली अपन उसको निकाल देंगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है, किसकी, आएगी। तो आपका नीट 2022 का क्वेश्चन था कि बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए नीचे, तो बच्चे तो कंफ्यूज होके कौन सा ऑर्डर लिख के आ गए थे, अपना ये साइज का ऑर्डर लिख के आ गए थे। बट बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इधर सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी थी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडाइड की। ये आपकी टेबल दे रखी है पूरी, आपके एनसीईआरटी में पूरी टेबल दे रखी है, ध्यान से देखिएगा। और इस टेबल की बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके आते हैं, और अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अपने को कुछ ट्रिकी नहीं लगता है। आई होप मेरे को सब कुछ क्लियर है कि अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। डेमो लेक्चर अपना था तो अपने को हेलो एरिन, हेरो एरिन समझ में आता है, क्लोरो एम्फिक्विनॉल, क्लोरोक्यूनिन कहाँ के काम आते हैं, इसकी यूजेस जो फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी पे थे। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर में अपन ने कोई एग्जांपल्स के बेसिस पे किया है। जेमिनल, वेसिनल, आई होप समझ में आया होगा सबको। नेचर ऑफ CH बॉन्ड, इसके ऊपर में अपन ने PYQ भी कर लिया। अब लास्ट जो टॉपिक अपन को आज का पढ़ना है वो है MOP ऑफ हेलो एल्कीन। MOP मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, कैसे बनाए जाते हैं आपका हेलो एल्केन और हेरो एरीन्स कैसे बनाया जाता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स को कैसे बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो MOP ऑफ हेलो एल्केन, फर्स्ट इसमें MOP किससे बनाते हैं, फ्रॉम एल्कोहल, किससे, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से जैसे मतलब ROH जुड़ा है, क्या है, ROH एल्कोहल है। एल्कोहल में आप डाल दो PX3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, PX3 क्या होता है, PX3 यानी आपका रेड फॉस्फोरस। क्या होता है, रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस में आप क्या डाल दोगे, रेड फॉस्फोरस में आपको क्या डालना है, X2। क्या डाल दोगे, X2। क्या डाल दोगे, X2 डाल दोगे, तब आपका क्या बन जाएगा, PX3 बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी ऐसे मिसमैच करके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ देते हैं कि रेड फॉस्फोरस मतलब PX3 कैसे बनता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, रेड फॉस्फोरस के साथ X2 डालोगे तब PX3 बन जाएगा। तो जब PX3 इसमें डालोगे तो RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RX, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। प्लस इसका साइड एटम कभी नहीं भूलना है अपने को। इस नॉर्मली क्या करते हैं ना टीचर, सबको पता है कि ROH डालेंगे तो PX3 डालेंगे तो X बन जाएगा, बट इसका साइड एटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इसका साइड एटम पूछ लिया जाता है कि इसके साइड एटम बता दीजिए कि भाई इस रिएक्शन में इसका साइड एटम क्या होगा। तो इसका साइड एटम क्या होगा, H3PO3। ये आपका
H3PO3 ये आपको कहाँ पे पढ़ना है, आपको P ब्लॉक में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस आ रहा है और फॉस्फोरस किसका एलिमेंट होता है, P ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इस पे H2PO3 H3PO3 सब कुछ आता है आपका। ये जो हाइपो नेचर के जो होते हैं ये सारा P ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाता है। अपन भी पढ़ेंगे P ब्लॉक जब आपको पढ़ाया जाएगा H3PO3, ठीक है। तो फ्रॉम अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, इसका साइड आइटम नहीं भूलना है अपने को। तो साइड आइटम क्या होता है और कैसे बनाया जाता है अल्कोहल की हेल्प से PX3 मतलब RX को, हेलो एल्केन को। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा देखते हैं, फ्रॉम किससे, एक डार्जन्स रिएक्शन आपकी दी हुई होती है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्मूथ, जो बोलते हैं ना बेस्ट रिएक्शन फॉर यूज्ड टू मेकिंग द हेलो एल्कीन, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शंस क्या होती है, हमेशा अल्कोहल में ROH में SOCl2 डाली जाती है। क्या डाला जाता है, SOCl2 डाला जाता है। ROH मतलब अल्कोहल में जब भी SOCl2 डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, RCl, हमेशा क्लोराइड बनता है क्योंकि यहाँ पे Cl है ना, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये बेस्ट रिएक्शन क्यों मानी जाती है हेलो एल्कीन में, क्योंकि इसके जो साइड प्रोडक्ट है वो हमेशा उड़ जाते हैं। क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं रिएक्शन से, और अपने को प्योर RCl मिलता है। क्या मिलता है, प्योर हैलाइड मिलता है। इसीलिए अपने को ये इतनी अच्छी रिएक्शन मानी जाती है हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स में। मतलब आपको एक नंबर में या नॉर्मली एमसीक्यूज में या 12th के एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि इसका आप बताइए कि इसमें क्या डाला जाता है, जबकि और साइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो डार्जन्स रिएक्शन बहुत इजी सी है, अपन सब लोग जानते हैं। ओके, तो और आपके ऑन द बेसिस ऑफ एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। ग्लिसरॉल पढ़ा है आपने, ये नॉर्मली मैं आपको अभी 2-3 ही रिएक्शन बताई है, मैंने 2 ही बताई आपको रिएक्शंस, और भी अपन इसमें पढ़ेंगे जब अपना एकदम फेज वाइज बिल्कुल स्मूथ चैप्टर जब स्टार्ट होगा तब, और अपन डिटेल में बहुत सारी रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। नॉर्मली ग्लिसरॉल के एक क्वेश्चन करते हैं। ग्लिसरॉल आपने पढ़ा होगा, जब 3 OH जुड़ जाते हैं कार्बन से, क्या हो जाते हैं, 3 कार्बन से OH जुड़ जाते हैं। ग्लिसरॉल अल्कोहल ही है, ग्लिसरॉल यानी अब इसमें अपने को क्या डालना है, इसमें अपने को क्या डालना है, एक्सेस HI। क्या डाल दो, एक्सेस में HI डालो। क्यों, क्योंकि तीनों कार्बन अपन एक ही HI डालेंगे तो तीनों को वो हटाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बट एक्सेस HI मतलब ज्यादा HI है, मतलब HI की कोई कमी नहीं है, तो HI इन तीनों को हटा देगा। तो एक्सेस में HI डालेंगे तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ने नॉर्मली क्या समझा है कि ग्लिसरॉल में अब तीनों OH थे, तीनों को I से हटा दो। बट ये बहुत ही, ये जो 3 I लगे हैं ना, बहुत ही बड़े कंपाउंड है। अपन ने अभी देखा CX बॉन्ड में कि ये बहुत ही बड़ी साइज के कंपाउंड है। क्या है, बड़ी साइज के हैलाइड्स है। बड़े साइज के हैलाइड होने के कारण ये साथ में नहीं रह पाएंगे, क्या होगा, बहुत ही इररिस्पेक्टिव होगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये 2 जो एटम है ना, ये दोनों अपने पास डबल बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देगा ये, और एक C के साथ I जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बट एक्सेस में HI है, एक्सेस में HI है ना, तो ये HI यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे भी अटैक करेगा। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ के क्या बना देगा वापस, CH3 ये I और ये यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, CH2I और CH3। अब यहाँ पे भी I क्या हो जाएंगे, साथ में बहुत बड़े एटम्स हैं, ये साथ में भी बहुत बड़े एटम्स हैं, तो ये इसको भी, अब यहाँ पे आप बताइए मेरे को कि ये दोनों साइड में लगे हुए हैं, तो साइड में अपन ने पढ़ा तो ये कौन से हो गए, विसिनल हैलाइड हो गए। कौन से हो गए, विसिनल हैलाइड, नो की जेमिनल। अगर एक साथ एक ही I पे जुड़े हुए होते, यहाँ पे भी I हो जाता तो यहाँ पे जेमिनल हैलाइड हो जाता, बट यहाँ पे दोनों एडजेसेंट पे जुड़े हुए हैं, तो ये कौन से हो गए, विसिनल हैलाइड हो गए। तो अब ये दोनों I भी नहीं रह पाएंगे, तो ये दोनों I भी बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब डबल बॉन्ड पे यहाँ से टूट के यहाँ बीच पे आई लग जाएगा। क्या लग जाएगा? CH2 CH, यहाँ पे I और यहाँ पे CH3। तो ये आपका सॉल्व हो गया। बीच में लगता है क्योंकि बीच में इसको क्या मिलता है? बीच में इसको क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। I क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो साइड में इसके जो H है इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ GOC का पार्ट है। तो I बीच में क्यों लगने का रीजन अपन GOC में समझेंगे। यहाँ से अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अपने को आगे पढ़ना है। डेमो लेक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट को इतना प्यार देने के लिए। होप अपन नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।